विल स्टार्ट, इसके आगे जो हो गया यहाँ तक तो कर लिया था। इसके बाद था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो खुद से होगा, यही है ना। हो सकता है कि उसके लिए तुम्हें थोड़ी एनर्जी देनी पड़े, हो सकता है कि थोड़ी एनर्जी देने पड़े, राइट। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ सकती है उसे, तो वो होगा spontaneous process. Now we are talking about the reversible and irreversible process. तो एक प्रोसेस हो गया कि कभी भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में लेके जाना है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? मतलब वेरी स्लो प्रोसेस जो होगा, इनफाइनाइट टाइम में होगा। जो कोई भी प्रोसेस, जैसे तुम्हें 1 एटीएम से 10 एटीएम पे गैस को लेके आना है, तो बहुत स्लोली धीरे धीरे करके इनफाइनाइट टाइम में जाकर वो कंप्लीट होगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। तो उसको क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि तुम उसे प्रेशराइज कर रहे हो। तब तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है ना। इन ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सिस्टम डिपार्ट्स इनफाइनेटिस्मली स्मॉल, मतलब बहुत कम चेंज होगा फ्रॉम इक्विलिब्रियम। फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक state is a very slow process। तो ये वो है जो बहुत स्लो प्रोसेस है। और एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करेंगे, ऑलमोस्ट स्टैटिक दिखेगा। मतलब जैसे 1 एटीएम पे गैस है, उसको 10 एटीएम पे लाना है, तो तुम प्रेशर एकदम धीरे धीरे बढ़ाओगे, 1.001, 1.002, 1.003, मतलब बहुत स्लोली करते हुए इनफिनाइट टाइम होगा। हाँ, मतलब ऐसा कि तुम जब चाहो तब सिस्टम को रिवर्स कर सकते हो। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया? वो एक ही बार में, एक स्टेप में, 2 स्टेप में उसको वापस ले आएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? एक इमेजिनरी प्रोसेस हो गया। कोई भी प्रोसेस हम लोग इनफाइनाइट टाइम में नहीं करते। इज एन व्हाट? आइडियल और हाइपोथेटिकल प्रोसेस। क्लियर हो गया अभी? और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जितना तुम हम लोग प्रोसेस करेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब हम लोग इरिवर्सिबल मान के चलेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए क्या चाहिए? फाइनाइट टाइम में होगा। मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 5 साल होगा वो, है ना। वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा। इसमें फाइनाइट स्टेप्स और टाइम लगता है। ओके, नाउ
स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे एक बार फिर से डिटेल में आएंगे, जैसे आइसोबारिक आइसोकोरिक सब डिटेल में करना है, अभी डेफिनेशन चल रहा है। तो स्टेट फंक्शन क्या हो गया, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल state of the system. Not depend upon path. Not depend upon the path of a process. Means how process is carried out. Example, state function का चाहिए एग्जाम्पल तो होगा जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करें। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या है बाद में आएगा ना। पाथ फंक्शन अभी तो लर्न कर लो, जब आगे वर्क और हीट डिफाइन होगा तब समझ में आएगा। ये होगा वर्क और हीट। वर्क क्या होता है ना, पीवी में जितना एरिया अंडर कर्व आता है वो वर्क है, तो तुम किस पाथ से गए वो वर्क फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम हो गया, तुम यहाँ ए से बी की ओर जा रहे हो, तो वर्क डन बाय द गैस, ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है ना पी से बी, तो गैस एक्सपेंड होता है तो ये वर्क डन होता है, ये डब्ल्यू हुआ ऐसे वर्क डन। तब ये किस पाथ से जाएगा, बट ए का एक अपना टेम्परेचर है T1 और T2, तो गैस को कहीं से भी ले जाओ, यदि वो T1 पे आ रहा है 25 डिग्री से 125 गया, तो उसका इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज सेम आएगा। जैसे ए से बी पे गया, एक पाथ तुमने ऐसे फॉलो किया, ये सबसे वर्क डन बाय द गैस बहुत कम होगा, इसमें गैस बहुत कम एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना। ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा हो गया। तो किस पाथ में वर्क डन ज्यादा पड़ गया, 1 2 3, W3 वर्क डन इज ग्रेटर इन W2 देन W1। ये पाथ फंक्शन हुआ ना, किस पाथ से जा रहे हो। और डेल्टा यू क्या होगा, सबका सेम होगा, क्योंकि तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दोनों का टेम्परेचर वहीं पे आ रहा है 25। मान लो तुम्हें वाटर है 25 डिग्री से हीट करके 60 डिग्री पे दे दिया जाए, तो तुम्हें ये क्या मतलब है कि कहाँ से आया, तुम तो बोलोगे चेंज तो उतना ही है, उतना ही ज्यादा हॉट हुआ। इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज सेम होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी सबकी सेम बढ़ेगी, बट वर्क डब्ल्यू में फर्स्ट में ज्यादा दिया, तो तुम किस गैस को ज्यादा हीट दोगे। तुम गैस को हीट देते हो तो कुछ वर्क कर जाता है और कुछ इंटरनल एनर्जी में जाता है। इट विल बी Q3 Q2 Q1। क्यों ऐसा होगा, तुमने गैस को मान लो कि सिलेंडर पिस्टन सिस्टम मान लो ऐसा गैस है, इसको तुमने हीट दिया तो क्या करेगा, ऐसे एक्सपेंड करके वर्क कर जा रहा है ना, कुछ इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। तो जो गैस जितना वर्क डन करके अपना वेस्ट करेगा है ना, उसको उतना ज्यादा हीट चाहिए। मान लो कि तुम स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, मैं मान लो कि अभी थाने सेंटर पर हूँ, थाने से तुम्हें जाना है वाशी स्टेशन, थाने सेंटर से वाशी स्टेशन। कोई डायरेक्ट चला गया ट्रेन पकड़ के, कोई थाने से वाशी जाने में हो सकता है कि कहीं और चला जाए, और
मान लो कोलाबा घूमने चला गया वो, फिर वाशी आया। कोई किसी को मन किया पूरा ऑल इंडिया टूर करके आ गया, तो किसने ज्यादा पैसे खर्च होंगे? इंडिया टूर में ज्यादा होंगे, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सब में सेम होगा ना। कोई पूछे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस, तो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम होगा। डिस्टेंस, इंडिया टूर का डिस्टेंस ज्यादा है देन कोलाबा टूर, देन डायरेक्ट आगे। तो कौन सा स्टेट फंक्शन हुआ, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्टेंस पाथ फंक्शन हो गया। डिस्टेंस को क्या बोलोगे, किस पाथ से गया उस पे ना, ये पाथ फंक्शन, राइट। और डिस्प्लेसमेंट स्टेट फंक्शन हो गया। उसको इससे मतलब नहीं है कि तुम किस पाथ से आए। मैं बोलूंगा अच्छा, थाने स्टेशन से स्टार्ट किया, तुम लोग वासी स्टेशन पे गए हो, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सबका डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो गया, बट डिस्टेंस जिसने इंडिया टूर किया उसका ज्यादा हो गया, तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए थी, इसने ज्यादा स्पेंड किए, है ना? तो वही यहाँ पे हो गया, गैस जब ए से बी पे जा रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, ए से बी, यहाँ P1 V1 T1 सब फिक्स है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है ना। यहाँ P2 V2 T2, मतलब टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, गैस कहीं से कहीं जाए, तो ये क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सबका तो सेम बढ़ा। मान लो 100 डिग्री है, 100 डिग्री से गैस 300 पे पहुंचा। अब कैसे प्रोसेस किया तुमने, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं तो बोलूंगा हाँ, 100 से 300 आ गया, सबका सेम टेम्परेचर बढ़ा, सबका इंटरनल एनर्जी में सेम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जैसा हो गया ना। तो इंटरनल एनर्जी हो गया स्टेट फंक्शन, बट सबने जो वर्क डन किया ना, तो एरिया अंडर कर्व सबका अलग होगा। जैसे फर्स्ट का तो एरिया अंडर कर्व ये था, सेकंड का एरिया अंडर कर्व लोगे तो ये होगा। तो वर्क डन सेकंड में ज्यादा हो गया, थर्ड में और ज्यादा हो गया। तो जो तुम हीट दे रहे हो, गैस तो थोड़ा वर्क डन करके बर्बाद कर रहा है, बाकी अंदर वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? उसको वर्क डन बहुत ज्यादा करना पड़ गया। जब ये इंडिया टूर जैसा हो गया, इंडिया टूर करके आया तो क्या हो गया, उसने ज्यादा पैसा स्पेंड किया, तो हीट और तुम्हारा वो कितना पैसा स्पेंड किया उस पर डिपेंड चला गया। क्लियर हुआ सबको भी ये? ओके, नेक्स्ट। ओके, हाँ, तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या हो गया, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कौन सा डिपेंड कर रहा है। तब तो इंट्रॉपी वगैरह, इंट्रॉपी स्टेट है कि पाथ है, इंथाल्पी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, भले ये मालूम रहे इंट्रॉपी क्या इंथाल्पी क्या, तभी बता पाओगे ना। इंटरनल एनर्जी मालूम चल जा रहा है कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मालूम चल जा रहा है, राइट। बाकी सब फंक्शन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मालूम चलता जाएगा। ओके, हम लोग करें टोटल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी की बात हो गया, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम या बॉडी जो होगा, इस पे तीन तरह का एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
प्लस आई, वो बताता हूँ क्या है। के क्या हो गया, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसी से पोटेंशियल एनर्जी आता है ना, ये ग्रेविटेशनल। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो एमजीएच है, पोटेंशियल एनर्जी है, मूव कर रहा था काइनेटिक एनर्जी है। अब हम लोग को पढ़ना है इंटरनल एनर्जी आई, इसको हम लोग यू पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया, इसी की स्टडी करेंगे हम लोग, ये मेन हो गया इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल पहले फिजिक्स में पढ़ चुके हैं उसे। हाँ, तो उसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी काइनेटिक पोटेंशियल के अलावा। वो क्या क्या है, तो इंटरनल एनर्जी का कहते हैं हम लोग, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी यू, ये क्या हो गया, टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल होगा तो उसका क्या क्या इंटरनल एनर्जी होगा, तो उसमें होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी, अब ये क्या थोड़ा डिटेल में करेंगे अभी, प्लस रोटेशनल एनर्जी, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस केमिकल एनर्जी, और भी जितने टाइप की एनर्जी तुम्हें लग रहा है, कई तरह की एनर्जी हो सकती है इंटरनली। जैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जो पोटेंशियल एनर्जी वो हो सकता है, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई फोर्स आ सकता है वो हो सकता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है ना। तो इंटरनल एनर्जी कई फैक्टर से बना हुआ है, ये सब केवल डेफिनेशन है, इस पे क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे, क्वेश्चन आगे जाके आएंगे। हाँ, अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें तीन लॉज है। तो पहला लॉ जो हो गया वह है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे ए हो गया, बी, और यहाँ पे आ गया सी। अब ए और सी का ऐसे इंट्रैक्शन, यहाँ बी और सी का, तो ए और बी, ये ए और सी यदि आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, मतलब A is in thermal equilibrium with C, B is in thermal equilibrium with C, तो A and B will also be in the thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर
जैसे दो सेम टेम्परेचर का, इस रूम में मैं जहाँ पे बैठा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहाँ जो बेंच है, जिस बेंच पे वो चेयर, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, कोई एक दूसरे को हीट नहीं पास कर रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी ले लो तो हीट हॉट से कोल्ड की ओर जाएगा। या दो टेम्परेचर टी और टी पे ले लो, तो इसने गलती से क्यू इसको पास भी कर दिया तो ये वापस क्यू उसको देगा ताकि टेम्परेचर सेम रहे। दोनों सेम टेम्परेचर वाले हैं ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हीट मतलब वो दोनों सेम टेम्परेचर पर होंगे इनडायरेक्टली, तो थर्मल इक्विलिब्रियम है। मतलब हीट जो जाएगा एक से वो दूसरे में जाएगा और दूसरे से भी उतना ही हीट पहले में आएगा। और ये टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, लगातार हीट इधर से इधर जाएगा। हाँ, तो यदि दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है थर्ड सिस्टम के साथ, तो खुद में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इसका डेफिनेशन याद कर लोगे तो हो जाएगा। वैसे कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही मालूम चल रहा है। टू सिस्टम्स आर इन thermal equilibrium with third system two system are in thermal equilibrium with the third system। और कैसे होगा तो कैसे लिखूंगा, कुछ जान दे, नोट्स में रहेगा। हाँ, two system A and B are in thermal equilibrium with the third system C, तो आपस में भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे ऐसे। Two system are in thermal equilibrium with the third system are also in thermal equilibrium with each other। ओके, तो इसका जीरोथ लॉ का कोई मतलब नहीं। फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है बहुत, सेकंड लॉ भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक इस पे बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखो du इक्वल टू dq प्लस dw, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी होगी, du मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। या तो उसको हीट दो या उस पर वर्क करो, या दोनों कर सकते हो, यही है ना। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी du क्या हो गया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे सिस्टम हो गया सिलेंडर पिस्टन, अब तुमने इस पे ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ऐसे प्रेशर, तो
और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो गया, तब क्या हो गया, वर्क डन तो हुआ, नीचे गया ना। तो मान लो तुमने वर्क डन किया 20 जूल और यहां से किसी ने हीट कर दिया, ऐसे हीट किया तो अंदर एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी हीट भी चली गई 30 जूल, तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ जाएगा ना। इंटरनल एनर्जी कितना से बढ़ेगा, डेल्टा यू विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म था। कितना से बढ़ा, 20 जूल, 30 जूल जो तुमने दिया प्लस 20 जूल वर्क किया, मतलब 50 जूल से एनर्जी बढ़ेगी ना। हाँ, अब बताओ। अब ऐसे पिस्टन है, मान लो कि गैस एक्सपैंड कर दे, तब क्या होगा, गैस ऐसे एक्सपैंड कर गया, है ना, और 20 जूल से एक्सपैंड कर दिया, और तुम्हें यहाँ 40 जूल उसको दिया था, तो इंटरनल एनर्जी में कितना सेव होगा, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, ट्वेंटी जूल। हाँ, 20 जूल होगा वो। फिर इसमें कन्वेंशन आएगा, उसको फिर से करते हैं कैसे, जैसे सिस्टम है, किसी सिस्टम को हीट तुमने दिया तो वो पॉजिटिव मानना, हीट गिवन से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगा, जब हीट दोगे, हीट इन और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव। और यहाँ क्या हो गया, हीट आउट और हीट रिलीज्ड, इससे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगी ना, तो नेगेटिव लोगे बाय सिस्टम। ये साइन कन्वेंशन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। हीट अंदर जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव लोगे, हीट बाहर जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगा तो नेगेटिव लोगे। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम कब, गैस कब वर्क करेगा, गैस प्रेशर हमेशा ऊपर ही लगाता है और एक्सपैंड हो जाता है, गैस ने वर्क किया। मान लो पिस्टन के ऊपर तुम खड़े हो और गैस तुम्हें पुश करके ऊपर ले जाए, तो क्या हो जाएगा, वर्क किसने किया, तुमने की गैस ने, गैस ने किया, उसका प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट उधर है तो वर्क किया, तो वर्क गया गया कहाँ, जो उसने वर्क किया, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तुम्हारा एमजीएच बढ़ जाएगा ना वो। हाँ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इक्वल टू नेगेटिव। ये कब होगा, व्हेन एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि यदि गैस वर्क कर रहा था इंटरनल एनर्जी कम होगा ना, और इसका उल्टा वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव, यही होगा ना। तो एक्सपेंशन में इस तरह से लोग होता है। अब मैं 4 केस लिखता हूँ, जैसे गैस हो गया, यहाँ तुमने W किया 20 जूल और यहाँ Q दिया 30 जूल, वैल्यू क्या होगा, दूसरा सिस्टम तुमने हीट दिया और गैस यहाँ एक्सपैंड कर दिया,
W 30 जूल एक्सपेंड किया और तुमने इसको हीट दिया था 70 जूल, 70 जूल हीट दिया था, तो डेल यू क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यहाँ तुमने इस पे वर्क डन किया 10 जूल, उसने हीट बाहर निकाल दिया कुछ मान लो 40 जूल हीट बाहर कर दिया उसने, है ना? क्यू का मॉडुलस 40 जूल है, तो डेल यू यहाँ पे क्या होगा? एक और आएगा कुछ, ये फर्स्ट सिस्टम, सेकंड मतलब फर्स्ट और नहीं भी मालूम तो एनर्जी कंजर्वेशन से बता सकते हो कि उसके अंदर कितनी एनर्जी बची। फर्स्ट का आंसर हो गया 50, राइट? डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा? तुमने 30 जूल एनर्जी दिया और 20 जूल ऊपर से भी वर्क किया, तो 50 जूल बढ़ा दिया ना। सेकंड में इंटरनल एनर्जी में 40, क्यू प्लस डब्ल्यू, साइन कन्वेंशन से देखोगे तो क्या होगा? क्यू कितना है? 70, अंदर आया था क्यू पॉजिटिव लेना था, प्लस वर्क डन बाहर गया ना, वर्क डन बाय द गैस एक्सपेंशन है, तो 40 जूल ही अंदर आया ना। 70 जूल दिया तुमने बट गैस ने 30 जूल वेस्ट कर दिया वर्क करके, तो क्यू प्लस डब्ल्यू से कैसे लिखना है? क्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू निगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है। थर्ड में अब बताओ, साहिल का आंसर आया -30। यस, 40 जूल बाहर आया, मैंने ये साइन बाहर दिया है कि ये 40 जूल बाहर की ओर आ रहा है, राइट? तो 40 जूल तो कूल हो गया वो। हाँ -30, ये आनंदी करेक्ट है, तर्व का भी करेक्ट है, -30, ठीक है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू ले लें, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया? क्यू बाहर आ रहा है तो -40, और वॉक किया तुमने इधर तो कितना होगा? -30। एक सिस्टम हो सकता है कि ऐसे ले लो, वो गैस वर्क भी कर रहा है इधर 20 जूल, और हीट भी रिलीज कर रहा है इधर 50 जूल, तो वर्क डन कितना होगा? डेल यू -70, करेक्ट। यस अचल, इट मीन्स फर्स्ट लॉ तुम लोगों को क्लियर हो गया। क्यू क्या होगा? बाहर आ रहा है इसलिए माइनस, और वर्क डन बाय द गैस है इसलिए माइनस, ये -70। अब बताओ, ये साइन कन्वेंशन नहीं भी याद था तो भी तो हो जा रहा है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो उसने 50 जूल बाहर किया और 20 जूल वॉक किया, तो टोटल 70 जूल तो उसका इंटरनल एनर्जी ही कम होगा ना। क्लियर हुआ सबको? यस नो लिखो।
only this question will come in exam. No, why? चलो एटलीस्ट अभी सबने यस बोल दिया, तो ये आ जाएगा। अभी तो नॉर्मल कंसेप्ट चल रहे हैं, अभी तो आएंगे एग्जाम में अच्छे वाले सब। थर्मोडायनामिक्स टफ टॉपिक है। ओके, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम 50। ओके, ठीक है, इसका यूज देखेंगे कैसे कैसे होता है। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, वहां पर वर्क डन तो डिफाइन करना होगा। ओके, वर्क डन इंटरनल एनर्जी पहले डिफाइन करते हैं, फिर जाएंगे हम लोग वर्क डन पे। ओके, देखो, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्लोज कंटेनर, डीवी जीरो हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, तो क्या गैस कोई वर्क कर पाएगा? नहीं, तो डी डब्ल्यू विल बी जीरो ना, मतलब डी डब्ल्यू विल बी जीरो, तो डी यू इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, वर्क डन ही जीरो है, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? हीट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी टू हीट गिवन टू द सिस्टम। सो जो क्लोज कंटेनर है बहुत इजी है ये, कि क्लोज कंटेनर उसको जितना हीट करोगे उतना एनर्जी अंदर गया, वो यही हुआ ना, वर्क डन तो किया ही नहीं उसने। या उल्टा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जैसे चाय गर्म है वो बाहर आ जाए हीट, तो कितना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम, गैस जितना हीट रिलीज किया उतना कम हो गया उसका एनर्जी। यही हुआ ना। नाउ यू जो होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ऐसे यू इसका फंक्शन है, टेम्परेचर का भी और वॉल्यूम का। तो जो ओके, सो यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो डी यू का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी को मालूम है? जैसे एक्स क्यू वाई स्क्वायर होगा जेड का वैल्यू, तो इसका डीजेड जब लिखोगे तो वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मान लो, है ना, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 3x² और ये वाई स्क्वायर कांस्टेंट, प्लस अगले बार में क्या करोगे ना कि इसको कांस्टेंट मान लो एक्स क्यू को, और उसका डिफरेंशिएशन 2y, ऐसे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह से डेल यू बाई, इसको डीवी, यू इज द फंक्शन ऑफ
तो ये u किसका फंक्शन हो गया, t और v का, तो ये डेल u बाई डेल्टा टी एट v हो गया, डेल u बाई डेल्टा टी एट v हो गया, राइट, इनटू dt। इसको डिफरेंशिएट किससे किया है, t के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट, मतलब ये कब है, वॉल्यूम कांस्टेंट मान के, अनदर को कांस्टेंट मान लेते हैं, तब डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये होगा डेल यू बाई व्हाट, डेल वी टी डॉट डीवी। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, डीवी के वैल्यू तो 0 है, तो डी यू एक ही फंक्शन पे आ गया, पहला वाला डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी और डी टी, और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डी यू इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि डी डब्ल्यू तो 0 हो चुका है, तो अब आ गया डी यू इक्वल टू डी क्यू वी, और ये वैल्यू हो गया डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी डॉट डी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, सेंटर से लेना मुश्किल है, लेक्चर क्या हो रहा है पता नहीं, स्क्रीन लॉक कर दूं क्या, ऐसा कुछ होता है, शेयर व्हाइट बोर्ड, ठीक है, द राइट बॉटम स्क्रीन लॉक, ओके, वर्चुअल बैकग्राउंड सिक्योरिटी इन द राइट बॉटम, साहिल तुम बोल रहे हो राइट साइड के बॉटम में, तो मोर करके है, वहां पे मीटिंग सेटिंग है, और एनोटेट, एनोटेट है, सेम द नेम ऑफ एनोटेटर्स, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मीटिंग सेटिंग में तो नहीं आएगा, देयर इज अ सिंबल फॉर दिस, ओके, रिकॉर्डिंग है, और ये क्या है, स्टॉप रिकॉर्डिंग है, नहीं भाई रिकॉर्डिंग क्यों स्टॉप करो, डिस्कनेक्ट ऑडियो सिक्योरिटी, चैट सिक्योरिटी में कुछ हो सकता है, लॉक मीटिंग, तो मीटिंग लॉक करके क्या होगा, स्क्रीन लॉक नहीं होगा, शेयर स्क्रीन, रीनेम स्टार्ट वीडियो, रीनेम, लॉक मीटिंग और लॉक स्क्रीन करके कुछ नहीं है, हाँ आईपैड और टैब में होगा विजिबल, और शायद ये कनेक्टर हिला है, इससे हो रहा है, ये कनेक्टर को फिर से कनेक्ट कर दो, यस अब देखते हैं, चलो कोई नहीं, फिर से करेंगे, नोट्स इसीलिए पीडीएफ में तो भेज दिया, तो वही से समझा रहा हूँ, तो चल जाएगा वो, सीवी इक्वल टू, ये अभी डेरिवेशन हम लोग का चल रहा था, जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा था, दैट इज डी यू इक्वल टू डी क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट डी टी। अब सीवी का जो वैल्यू हो गया डी क्यू वी बाई डी टी, तो ये आ जाता है डेल यू बाई डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे सब नहीं भी मालूम रहे चलेगा, सब फालतू कहीं ले रहा हूँ मैं,
से रोज तो नहीं होता था, आज क्या सेंटर पे आके कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ये जूम का प्रॉब्लम है कि किसी का प्रॉब्लम है, मालूम नहीं चल पा रहा मुझे। ऐसे मैं घर से लेक्चर लेता हूँ तो डिस्टर्बेंस नहीं आता है। यहाँ पर आ रहा है तो किस चीज का प्रॉब्लम वो भी नहीं समझ में आ रहा। इसको कैसे रखूं? ये लिखने से सही जाता हूँ। वैसे नोट्स तुम लोग के पास है ये सब? थोड़ा सेटिंग चेंज कर किया देखा। पोजिशन डी क्यू बी बाई डी टी, ये हो गया डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आ गया सीवी। सीवी का ये वैल्यू हो गया, मतलब डी यू जो आएगा ना वो होगा सीवी डॉट डी टी। और एक मोल का देखें हम लोग डी यू पर मोल, तो ये मोलार सीवी इंटू डी टी आएगा। और एम फॉर मोलार 1 मोल का। अब मेन फॉर्मूला पा जाए तो डी यू का जो वैल्यू आएगा एन सीवीएम डी टी। ये डेरिवेशन पाए हम लोग। ये फॉर्मूला याद करना होगा तुम्हें। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? नंबर ऑफ मोल इंटू सीवीएम। सीवीएम एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू डी क्यू वी बाई टी है, इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन। अब सीवीएम क्या हो गया? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब एक मोल का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी यू इक्वल टू एन सीवीएम डी टी है। अब इसमें अलग अलग केसेस लेंगे। केस 1 की बात करें हम लोग, ये वो केस है if CVM is temperature independent from T1 to T2, if CVM is temperature independent from T1 to T2, तब क्या होगा? du का जो वैल्यू होगा इसको इंटीग्रेट कर दो n CVM dt का, तो ये डेल्टा u आएगा। डेल्टा u आ जाएगा n CVM इंटू डेल्टा टी। ऐसे हाँ, तो ये हम लोग का मेन फॉर्मूला होगा। सीवीएम दिया रहेगा, मोल गिवन होगा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा यू निकाल सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सीवीएम हर गैस का फिक्स है अपना, ये सीवीएम का वैल्यू है जितना मोल लोगे इनटू डेल्टा टी, इसीलिए स्टेट फंक्शन है ना। इसको ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर 25 डिग्री से 125 डिग्री गया मतलब डेल्टा टी 100 है, तो किस प्रोसेस से गया कोई मतलब नहीं, डेल्टा यू एन सी बी एम डेल्टा टी आएगा। उसी तरह डेल्टा एच एन सी पी एम डेल्टा टी आएगा, वो हम लोग कर रहे हैं, बस वी की जगह एम आएगा। कैसे आता है वो देखें। अब इसमें एक और केस आ जाएगा, ये जैसे कि नरेंद्र अवस्थी सॉल्व करोगे तो उसमें मिलेगा सीवीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए। इफ सीवीएम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो सीवीएम का जो वैल्यू होगा वो होगा ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसे दे दिया। अब तुम डी यू को इंटीग्रेट करोगे तो ये एन सीवीएम डी टी था,
CVM के जगह a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस जो भी फंक्शन है इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन। तब ये डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा हाँ, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, एन ए टी टू माइनस टी वन प्लस एन बी टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू ना, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई थ्री, इस पर क्यूब आ जाएगा। नाउ फॉर एन आइडियल गैस del u by del v at constant temperature is equal to 0, or u is the function of temperature only। अब ये अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं लिखा। du का du पहले बोला गया कि दो चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। आइडियल गैस के लिए क्या हो गया, हम लोग केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट मान के चलेंगे, और वही पढ़ेंगे ही हम लोग। रियल गैस वो किसी बुक में गिवन है, किसी में नहीं गिवन है, आईआईटी में भी नहीं आता है, तो तुम मान के चलो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, नाउ फॉर सॉलिड, लिक्विड, रियल गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और रियल गैस के लिए क्या होगा, del u by del v at constant temperature not equal to 0। del u by del v at constant temperature is equal to not equal to 0 for solid, liquid and real gases। इसका क्या मतलब हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जैसे रियल गैस के लिए लोगे, तो फॉर रियल गैसेस del u by del v at constant temperature may be पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। फॉर रियल गैसेस del u by del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, बट ये कभी पूछा नहीं जाएगा। तुम सिर्फ एनसीवीएम डेल्टा टी याद रखो, बहुत होगी। नाउ एंथैल्पी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। इट इज एन इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव तो बताया था कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज any form of energy is extensive। एच भी क्या होता है, U प्लस पीवी। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सोचो कि ज्यादा जो लैब में प्रैक्टिस करते हो, क्या होता है, एसिड है उसमें बेस डाला, बेस में एसिड, तो क्या होता है, ओपन कंटेनर में होता है, तो मोस्टली तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर रेदर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके लिए प्रेशर वाला टर्म का एक हम लोगों ने डिफाइन किया एंथैल्पी। वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क दोनों को करेगा। पीवी वर्क का फंक्शन है और यू एच एनर्जी हो गई, उसमें इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी है। तो ये डिफाइंड हो गया हम लोग का एंथैल्पी। इसीलिए भी क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। यू स्टेट फंक्शन है, पीवी भी स्टेट फंक्शन है, कि अभी प्रेशर इतना है, बाद में प्रेशर इतना हुआ, किस प्रोसेस से गया हो तो मतलब ही नहीं है। अभी वॉल्यूम 5 लीटर है, बाद में 2 लीटर हुआ, किस प्रोसेस से गया हो तो मतलब ही नहीं है।
तुम्हें तो स्टेट से मतलब है ना कि हाँ अभी ये पीवी का वैल्यू था, अभी ये हो जो भी था इस तरह से चेंज आएगा। तो एच इक्वल टू यू प्लस पीवी है, तो डी एच विल बी डी यू प्लस डी पीवी। डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पीवी हो गया। तो डी एच को तुम क्या लिख सकते हो, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या होगा, ये डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। पीवी फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस क्या हो गया ऐसे, नहीं अभी भी ये कितना होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, यही डेल्टा एच है, इंटरनल एनर्जी प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। समझ में, एच क्या डिफाइंड हो गया, यू प्लस पीवी। तो डेल्टा एच क्या आ गया, डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, इससे आ जाता है एक term। हाँ, तो अब ये पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डीपीवी क्या आता है, ये टर्म डीपीवी जो होगा वो होता है पीडीवी प्लस वीडीपी, यही रहता है ना। इसको करोगे तो ये पीडीवी प्लस वीडीपी प्लस डीपी इंटू डीवी, ये भी आता है, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो, हाँ साहिल, मतलब कि क्या हो गया, एच इक्वल टू क्या था, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी बी, ऐसे भी लिख सकते हो, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस डी पी इंटू डी वी प्लस डी पी इंटू डी वी, यही है ना। इसको इंटीग्रेट किया था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। तो ये टर्म था डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी हमेशा नेग्लिजिबल होगा, जो मेन टर्म बचेगा ये बचेगा। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, मान लो केमिस्ट्री का कोई भी एसिड बेस का टाइट्रेशन करना है तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, डेल्टा पी वाला टर्म जीरो हो गया, तो बाद के दोनों टर्म जीरो हो गए, ये क्या बच जाएगा, डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा पी गया वो। मतलब यदि केमिकल इक्वेशन हम लोग केमिकल जो भी लैब में तुम कर रहे हो तो उसके लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा पी वाला टर्म ही नहीं आएगा। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तब क्या करेंगे, तो डेल्टा एच जो होगा वो होगा डेल्टा यू, डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। इस बार क्या चला गया, क्लोज कंटेनर किया तुमने, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, तो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म खत्म हो गया, तो यहाँ डेल्टा डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी आएगा, यही होगा ना। फॉर एन आइडियल गैस expansion, for an ideal gas expansion और कंप्रेशन क्या होगा, डीएच का वैल्यू जो होगा डी यू प्लस डी पी वी, ऐसे। तो आइडियल गैस रहा तो पीवी की जगह एनआरटी भी लिख सकते हो, रियल गैस रहता तो नहीं लिख सकते थे, बट आइडियल के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको डी एनआरटी भी तो लिख सकते हैं, डी एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट ही है, आर कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का वैल्यू डेल यू प्लस एन आर डेल्टा टी।
नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहा है, तब ये मान के चलेंगे। कितना क्लियर हो गया अभी? ओके, सब फॉर्मूला है बट सारे फॉर्मूले काम भी नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मालूम चलेगा कि उतना ज्यादा करना नहीं है, नोट्स में ज्यादा ही है सब। और ये कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो ही मालूम चलेगा। मतलब थियरी से क्वेश्चन जल्दी नहीं होता, तो तुम्हें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करने होंगे, तब लगेगा अच्छा हाँ इस यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, क्यों करना था समझ में आएगा। एक बार तो एग्जाम्पल वगैरह देख के सॉल्व कर लो, बाद में समझ में आने लगेगा। और अभी तो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उससे, वो अगले सेशन के बाद ही हो पाएगा सब। हाँ थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बुकलेट से पढ़ो, बिगनर्स बॉक्स वगैरह कर सकते हो। तो डेल यू का वैल्यू एन सीवीएम डेल्टा टी है, और डेल्टा एच कितना आ गया हम लोग का, डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, यही आया था ना। ये आ गया एन सीवीएम डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी डेल्टा एच इक्वल टू, ये एन सीवीएम प्लस आर को हम लोग सीपी लिखेंगे, ये हो गया एन सीपीएम डेल्टा टी, कौन सा डेल्टा एच, बिकॉज फॉर एन आइडियल गैस molar heat capacity at constant pressure is equal to molar heat molar heat capacity at constant volume plus R, ये आएगा। तो डेल्टा एच ये आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सीपीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय नंबर ऑफ मोल्स। जैसे सीवीएम क्या हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल। सीपीएम क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरह सीवीएम जो हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये केवल सीपी रखा, कांस्टेंट तो हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी जो होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके okay. एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके बाद, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो केमिकल ये बहुत आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला आने वाला है ना। तो हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं जो भी है, कि आइडियल गैस है और मान लो केमिकल रिएक्शन हो गया, तब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल तो चेंज हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन में यूजुअली। तो डीएच का वैल्यू डी यू प्लस डी पीवी था, तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस, यदि आइडियल गैस है तो एनआरटी आएगा वो, ये किसके लिए आइडियल गैस मान के चल रहे हैं हम लोग। तो और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डीएच विल बी
du प्लस RT d नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आएगा डेल्टा H विल बी डेल्टा U प्लस डेल्टा N GRT, नंबर ऑफ मोल में जो चेंज होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ये बहुत आने वाला, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस पे मेंस में 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो देंगे। डेल्टा एन जी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब ले लें हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सॉलिड ले लो, इट गिव्स आउट एक्स गैस, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब जैसे H2O लिक्विड है और यहाँ से H2O गैस बना दो तो डेल्टा एन जी 1। अब H2O गैस है, उसको H2O लिक्विड बना रहे हो तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। राइट साइड में प्रोडक्ट 0 है, कोई गैस नहीं है। लेफ्ट साइड में तो 0 -1 -1, तो जो गैस है उसका मोल माइनस दिस। तो डेल्टा एन जी कैसे करेंगे? जैसे 2 मोल H2O गैस कन्वर्ट्स टू 2 मोल H2O लिक्विड, डेल्टा एन जी इसका 0 -2 -2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज कितना हो गया 2 ना, मतलब यहाँ पे इसके लिए डेल्टा एस लिखना होता तो होता है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी -2 RT, ऐसे आ जाता ये रहता। तो अब केमिकल रिएक्शन रहता तो क्या होता? तो यही आएगा केमिकल रिएक्शंस। तुम्हें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस देखना, जैसे कि A2 गैस प्लस 3B2 गैस गिव्स आउट 2 C2 गैस। डेल्टा एन जी का वैल्यू होगा 2 -1 + 3। यहाँ क्या है? कोएफिशिएंट 1, यहाँ 3, यहाँ 2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -2। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? डेल यू -2 RT। तो पूछता है कौन सा ग्रेटर है, डेल्टा एच की डेल्टा यू? यही है ना, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन दिस, मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। डेल्टा एन जी निगेटिव हो गया, लेस देन 0, डेल्टा यू ग्रेटर पड़ गया। डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू। अब CaCO3 solid gives out CaO solid प्लस CO2 गैस। यहाँ डेल्टा एन जी क्या होगा? गैस तो केवल यही है, बाकी सब 0 है, 1 -0 1। 2C solid प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2CO गैस। इसका जो डेल्टा एन जी होगा, प्रोडक्ट साइड में 2, रिएक्टेंट साइड में 1 0। ये 2 काउंट होगा, ये 1 काउंट होगा, तो सॉलिड है, उसको छोड़ दो। ये क्लियर हुआ डेल्टा एन जी कैसे किया हम लोगों ने? इसको थियरी एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन अभी नहीं होंगे। बुकलेट से थियरी पढ़ के बिगनर्स बॉक्स कर सकते हो। डेल्टा एच भी कर लें। Now H is a function of temperature, pressure, volume.
वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखो। एच इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे वहां भी था टेम्परेचर एंड प्रेशर को लेके। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, प्रेशर कांस्टेंट मानते हुए डी टी से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस डेल्टा एच बाई डेल्टा पी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, टी तो ये डीपी से मल्टीप्लाई होगा, और फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। ये सब केवल डेफिनेशन है, मेन फॉर्मूला ही चाहिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेफिनेशन चल जाएगा, ये सब नहीं रहे फॉर्मूला याद कर लोगे तो भी हो जाता। तो डीएच का वैल्यू होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बच गया डीटी, डीपी जीरो हो गया ना, तो राइट वाला टर्म जीरो हो गया। तो फिर वो वैसे ही डिराइव कर रहे थे जैसे उसके लिए हम लोगों ने किया ना, बिल्कुल वही सब है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा du इक्वल टू dq प्लस dw। अब क्या होगा du इक्वल टू dqp माइनस pdv। du कितना हो गया dqp माइनस pdv। तब ये हो जाएगा du प्लस pdv। वर्क डन कितना होगा माइनस पीडीवी आ जाता है। थोड़ा इस पर और जाएंगे वर्क डन को डिटेल में, अभी तो बस ये मान लो कि डी यू प्लस पीडीवी कितना आ गया डी क्यू पी, और यू प्लस पीडीवी यही तो डीएच था ना एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या हो गया, प्रेशर ऑफ द सिस्टम है ये, तो डीएच विल बी डी क्यू पी, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्यूपी है। एंथैल्पी सिंपली हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब उस सिस्टम को यदि प्रेशर कांस्टेंट रख करते हुए हीट दिया जाए तो कितना हीट दोगे, वही डेल्टा एच है। जबकि वेयर एज डेल्टा यू क्या था, ये था हीट गिवन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम को जो तुमने हीट दिया वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगा। ये था ना कि क्लोज कंटेनर है, तुम जितना हीट दोगे उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेल्टा एच में क्या होगा, जो तुम हीट दोगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ ओके, थोड़ा सा और 5 मिनट। कितना आ जाएगा डीएच का वैल्यू, जो जो डेरिवेशन वहां पे किया था वही कर रहे हैं। फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0। तो डीएच का वैल्यू क्या होगा डी क्यू पी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल टू ये कितना आया था डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt। जो डेरिवेशन वहां था बिल्कुल यहाँ पे भी है, एच की जगह यू था वहां, क्यूपी की जगह क्यूबी था, तो सीपी यहाँ पे डिफाइन हो गया इक्वल टू डी क्यू पी बाई डी टी। तो वैल्यू कितना आ रहा है डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सीपी पे जाएगा। नाउ डी क्यू का वैल्यू क्या हो गया सी डी टी ऐसा। डी क्यू यदि कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये सीपी डी टी कहलाएगा ऐसे। तो ऊपर के इक्वेशन से देखोगे तो क्या आ जाएगा डी एच विल बी सीपी डी टी का इंटीग्रेशन, यही होगा ना,
ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो फिर वही दो केस, केस 1 Cp इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या होगा, डेल्टा H विल बी, Cp बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 आ जाएगा, यही होगा ना। डेल्टा H मोलार लोगे तो Cpm मोलर आएगा, T2 माइनस T1, या डेल्टा H1 की बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल इंटू Cpm T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर, है ना। वहां डेल्टा चेंज इंटरनल एज था NCpm T2 माइनस T1, या डेल्टा H होगा NCpm T2 माइनस T1। अब केस 2 में if Cp of a given substance, Cp of a given substance is temperature dependent, तो Cp कितना हो जाएगा, A डैश प्लस B डैश T प्लस C डैश T स्क्वायर। तो फिर इसको इंटीग्रेट करोगे जैसे वहां इंटीग्रेट किया था, डीएच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A डैश प्लस PT प्लस C डैश T स्क्वायर इंटू dt। तो यहाँ डेल्टा H जो आ जाएगा A डैश T2 माइनस T1 प्लस B डैश बाई 2 T dt का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C डैश बाई 3 T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब। फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन, फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन DH इक्वल टू Cp dt, ये कितना हो जाएगा, यहां से किरचॉफ्स लॉ आएगा, उसको नेक्स्ट टाइम करते हैं।